अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के नॉवल का आगाज़ करते हैं। वो औरत बड़े गौर से मुझे देख रही थी, अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे, हाथ में पेन पकड़े, सर से पैर तक मेरा सरापा बड़े गौर से देख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ उलझन सी महसूस हुई थी। फिर वो गहरे सांस लेकर कहने लगी, मोहतरमा, आपकी तालीम बहुत कम है। मेरे ऑफिस में इतनी कम तालीम याफ्ता और ना तजर्बेकार लड़की की कोई जगह नहीं है। मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, देखिए मैडम, मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है। मैं इस वक्त बेहद मजबूर हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगी, देखो, मेरे ऑफिस में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। हाँ, रिसेप्शंस हाँ, रिसेप्शंस पर अपना नंबर दे जाना। अगर तुम्हारे लायक कोई भी काम हुआ तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं बड़ी मायूस होकर वापस लौटी थी। एक बहुत बड़ी फर्म थी जहाँ की वो औरत मालिक थी। मैं जैसे जैसे बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी, मेरे आंसू मुतवातिर गिर रहे थे। बेबसी मजबूरी क्या होती है, उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। बाबा के इंतकाल के बाद वालदा बीमार पड़ गई थी, मगर घर में 2 दिन से फाके हो रहे थे। मेरी उम्र 19 साल की भी नहीं थी और मैं इंटर तक ही तालीम हासिल कर पाई थी। इतनी कम तालीम पर मुझे कहाँ अच्छी जॉब मिलनी थी। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाती तो 5-6 हज़ार हाथ में आते। उसमें मेरा और मेरी वालदा का गुजर बसर बहुत मुश्किल था। अब तो स्कूल वाले भी ग्रेजुएशन की डिमांड करते हैं, और वो तो फिर एक बड़ी फर्म थी। मेरी दोस्त ने कहा था कि वहाँ की ओनर खातून बड़ी रहम दिल है। हो सकता है तुम्हें छोटी मोटी नौकरी पर रख लें और तनख्वाह अच्छी दे दें। इसलिए एक बार अपनी किस्मत ज़रूर आजमाना। और मैं किस्मत आजमाने ही आ गई थी, लेकिन मायूस होकर लौटी थी। जब घर पर आई तो वालदा सेहन में ही चारपाई पर लेटी हाय हाय कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ सुमन, मिली नौकरी? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो उनका चेहरा बुझ सा गया था। मैंने कहा, ये अमीर लोग कहाँ गरीबों की मजबूरियाँ समझ सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कल स्कूल में ही नौकरी कर लूँ। मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगी। मेरी वालदा कहने लगी, इतने गरीब महल्ले में कहाँ तुम्हें फ़ीस अच्छी मिलेगी। मैंने कहा, होम ट्यूशन में अच्छे पैसे आ जाते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कल ही बंगलों की तरफ निकल नौकरी तलाश करने के लिए निकल जाती हूँ। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँगी या केयर टेकर का काम कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी। मेरी वालदा कहने लगी, मेरी बीमारी ने तो तुम्हें परेशान करके रख दिया है, वरना मैं भी कुछ कपड़े सिलाई करती तो हम दोनों का गुजर बसर हो जाता। तुम्हारे वालिद के इंतकाल ने तो हमारी ज़िंदगी को एकदम बदल दिया। बहरहाल, मैं अगले ही रोज़ दोबारा से बंगलों की जानिब चली गई थी। लेकिन ये बात अजीब सी होती थी कि घर घर का दरवाज़ा खटखटा कर ये पूछो कि आपको होम ट्यूटर की ज़रूरत है तो बता दें। लेकिन मैं मजबूर थी। 2 दिन की ख्वारी के बाद भी कहीं से कोई नौकरी नहीं मिली थी। अब तो मोहल्ले की दुकानदार ने उधार देना भी छोड़ दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके उससे 1 किलो आटा लाई थी। सोच रही थी कि अगर मैं रोटी ना खाऊं तो मेरी वालदा खा लेंगी। घर आई तो आटा गूंद कर अम्मी को खाना दिया। खाना क्या देना था, बस सूखी रोटी ही थी। उन्होंने भी चुपचाप खा ली। फिर अपनी दवाइयाँ खाने के बाद कहने लगी, आज तो ये भी ख़त्म हो गई हैं। फिर कहकर लंबी सांस भरी। मैं अभी भी परेशान थी कि अब क्या करूं, किससे उधार मांगूं, जब मेरे मोबाइल पर बेल बजी थी। एक अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की की आवाज़ गूंजी थी। वो कहने लगी, जी मैं एस कंपनी से बात कर रही हूँ, हमारी ओनर आपसे बात करना चाहती हैं। मैं खुश हो गई कि शायद उस खातून के दिल में रहम आ गया और वो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी देना चाहती हो। एक बार मेरी नौकरी वहाँ लग जाती तो कम से कम मेरी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार ज़रूर होती, जिससे मेरे मसाइल काफ़ी हद तक कम हो सकते थे। वो खातून कहने लगी, ऐसा करो, मेरे ऑफिस आ जाओ। मैंने कहा, जी ज़रूर। मैं अपना पर्स लेकर आई और पैसे देखने लगी, लेकिन पर्स तो खाली था। फिर अपनी दोस्त से उधार मांगकर ऑफिस पहुंची थी। वो औरत भी शायद मेरी ही मुंतज़िर थी। मुझे कहने लगी, तुम्हें बच्चे संभालने आते हैं? मैंने कहा, मेरी कोई छोटी बहन भाई तो नहीं है, कभी मैंने बच्चों को संभाला भी नहीं है, लेकिन संभाल लूँगी।
کہنے لگی دیکھو آفس میں تو تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے، ہاں گھر میں مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک پڑھی لکھی لڑکی کی ضرورت ہے جو کہ انہیں سمجھا سکے، ان کا خیال رکھ سکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس وقت نوکری کی اشد ضرورت تھی، میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اگر وہ مجھے گھر پر جھاڑو پونچھے کا بھی کہتی تو شاید میں کر لیتی، محنت میں کوئی شرم نہیں۔ بہرحال اس نے ایک پیپر پر اپنے گھر کا پتہ لکھ کر دیا تھا، کہنے لگی کل سے آ جانا، تم صبح سے شام 7 بجے تک وہیں رہو گی، میرے بچے چھوٹے ہیں، ہوم ورک کرانا، کھانا پلانا، ان کے ساتھ کھیلنا، سب کچھ تمہیں کرنا ہے۔ میں 7 بجے گھر جاتی ہوں اور 7 بجے تک تمہیں ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ اگر کسی دن میری میٹنگ ہوئی، مجھے دیر ہو گئی، تب بھی تمہیں وہاں رکنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کچھ ایڈوانس دے دیں تو۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے چیک کاٹ کر دیا، کہنے لگی یہ 20,000 ایڈوانس ہے اور مہینے کے آخر میں 15,000 دیں گی اور ہر مہینے 35,000۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ مشکلات تو میرے لیے اب شروع ہوئی ہیں۔ اگلے روز میں صبح 7:30 بجے اس عورت کے گھر پہنچ گئی تھی، پورے 7:30 بجے اس کے بنگلے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ چوکیدار نے میرا نام پوچھا اور مجھے اندر آنے کا کہا، کہنے لگا بیگم صاحبہ اندر ہے۔ میں اندر آ گئی۔ وہ خاتون میرے سامنے ہی لانچ میں صوفے پہ بیٹھی تھی، تیار تھی، کچھ ہی دیر میں اس نے آفس نکلنا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا، میں وہاں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ایک پیپر سامنے رکھے ٹیبل سے اٹھایا اور میری طرف بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگی اچھی طرح سے پڑھ لینا، اس میں میرا بچہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے کیا نہیں، سب کچھ لکھا ہے۔ بچوں کا کھانا تم بناؤ گی اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ میڈ سے کھانا نہیں بنواتی۔ تم لڑکی کافی خوبصورت اور صاف ستھری بھی رہتی ہو، اس لیے میرے بچوں کے ساتھ بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ میں نے کہا آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ کہنے لگی کہ مجھے بس یہی کہنا تھا۔ پھر اس نے ملازمہ سے کہا کہ ناشتہ لگاؤ اور صاحب کو بولو جلدی کریں، ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ عورت سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، مجھ سے کہنے لگی آؤ ناشتہ کرو۔ میں نے کہا نہیں جی میڈم، میں کر کے آئی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، چائے کا ایک کپ پی لو۔ میں ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شخص سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، وہ کافی خوش شکل تھا، پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو بند کر رہا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر کی نہیں تھی، حالانکہ وہ خاتون 40 سے اوپر کی لگ رہی تھی، یا شاید 45 سال کی۔ میں سمجھی شاید اس خاتون کا بھائی ہے یا دیور ہے۔ وہ اس خاتون کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی راحیل، یہ میں نے بچوں کے لیے میڈ رکھی ہے۔ اس شخص نے بس ایک نظر مجھ پہ ڈالی تھی، پھر ملازمہ کو آواز دے کر کہنے لگا کہ آملیٹ نہیں بنا ابھی تک، جلدی لے کر آؤ۔ پھر اس عورت سے کہنے لگا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ میرے بچوں کی آج چھٹی ہے، اس لیے وہ سو رہے ہیں، جب تک وہ سو رہے ہیں تم لاؤنج میں ہی بیٹھی رہو، ملازمہ تمہیں بچوں کا کمرہ بھی دکھا دے گی اور چھوٹے موٹے کام بھی بتا دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بمشکل ہی چائے کا کپ ختم کیا اور اٹھ گئی۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ ملازموں کی بات چیت سے مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ سن کر مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ خاتون اپنے شوہر سے 10-15 سال بڑی تھی۔ بہرحال ایسا ہوتا ہوگا، میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی۔ ملازمہ نے مجھے بچوں کا کمرہ دکھا دیا اور اتنی ہی دیر میں بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ مجھے ملازمہ نے کہا دیکھو، اگر بچوں کا دل تمہارے ساتھ لگ گیا تب تو تمہاری نوکری پکی ہے، لیکن اگر بچوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو سمجھو میڈم تمہیں نکال دیں گی۔ یہ سن کر میں تھوڑا گھبرائی تھی۔ میں نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی، نوکری میری اشد ضرورت تھی، اس لیے میری کوشش یہی تھی کہ وہ بچے مجھ سے مانوس ہو جائیں۔ جب تک بچے نہیں اٹھے تھے میں اس ملازمہ سے بچوں کے بارے میں ہی پوچھتی رہی کہ انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، کس مزاج کے ہیں وہ کہنے لگی بہت شرارتی ہیں اور ضدی بھی بہت ہیں، جلد کسی سے مانوس نہیں ہوتے،
پھر کہنے لگی بدتمیز بھی بہت ہے۔ اس کے 2 بچے تھے اور دونوں ہی بیٹے تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھے مجھے دیکھ کر انہوں نے ناک منہ چڑھایا تھا۔ کہنے لگے، پھر نئی میڈ؟ مما کیوں ہر چند مہینے بعد ایک نئی میڈ ہمارے لیے رکھ لیتی ہیں؟ میں نے کہا تھا، میں تو تم لوگوں کی میڈ نہیں ہوں، میں تو تم لوگوں کی دوست ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، کیا مجھ سے دوستی نہیں کرو گے؟ ہم ساتھ کھیلیں گے، کھائیں گے، پئیں گے اور خوب مزہ کریں گے۔ میری بات سن کر دونوں نے پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے، تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم ہمیں پڑھاؤ گی تو نہیں؟ وہ شاید پڑھنے سے گھبراتے تھے۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو نہیں پڑھاؤں گی، میں تو صرف تم لوگوں کے ساتھ مزے کروں گی۔ میری بات سن کر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ ان میں سے ایک 10 سال کا تھا اور ایک 8 سال کا۔ میرے دوستانہ انداز پر وہ خوش ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، اچھا بتاؤ، پھر آج کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا، پہلے ناشتہ کریں گے، پھر ہم باہر لان میں فٹ بال کھیلیں گے۔ وہ کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، اب تم لوگ فریش ہو جاؤ، باہر آؤ اور یہ بتاؤ کہ ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ آج ناشتہ میں بناؤں گی اور بہت مزے کا بناؤں گی۔ وہ کہنے لگا، یہ جو ہے نا، یہ بہت گندے کھانے بناتی ہے۔ آپ ایسا کریں، کچھ الگ سا بنا دیں۔ ہمیں بریڈ اور انڈا نہیں کھانا اور نہ ہی بسکٹ اور دودھ لینا ہے۔ میں نے کہا، دودھ تو لینا پڑے گا کیونکہ تم لوگوں کی گروتھ کے لیے دودھ بہت ضروری ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، نہ ہمیں کچھ اور الگ سی چیز کھانی ہے۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، تم لوگ پوری کھاؤ گے؟ پوری اور حلوہ بنا دوں؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے، یہ نام ہم نے صرف سنا ہے، مما کھانے نہیں دیتی۔ میں نے کہا، اب میں آ گئی ہوں نا، میں بناؤں گی تم لوگوں کے لیے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ میں نے جلدی سے پوری کا آٹا گوندا، حلوہ بنایا، آلو کا سالن بھی بنایا اور ساتھ میں جب تک وہ لوگ نہا کر فریش ہو کر باہر آئے تھے، میں سب کچھ ریڈی کر چکی تھی۔ میں نے ٹیبل پر لگا دیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور بے حد خوش تھے۔ وہ کہنے لگے، آپ نے تو ہماری موجیں کرا دیں۔ پھر میرے ساتھ باہر آ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا، گھنٹہ ان کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پھر میں نے کہا، اب میں تھک گئی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، اتنی جلدی کیوں تھک گئی ہیں؟ اور کھیلتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، اب میں تھک گئی ہوں۔ میں نے کہا، جب میں تھک جاتی ہوں تو پھر جب تک میں کتابیں نہ پڑھ لوں میری تھکن نہیں اترتی۔ وہ یہ بات سن کر میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگی، آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے کہا، اور وہ بھی اسکول کی۔ اچھا ایسا کرو، تم لوگوں کو تو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تم لوگ اپنے بیگ مجھے دے دو، میں تم لوگوں کی کتابیں پڑھ لیتی ہوں تاکہ میری تھکن اتر جائے۔ پتہ ہے، کتابیں ہماری بہترین دوست ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم ان کے ساتھ دل لگائیں گے، دوستی کریں گے تو کل کو یہ ہمیں اتنی کامیابی دیں گی کہ ہم لوگ سب کے لیے خاص ہو جائیں گے۔ چھوٹا والا بچہ کہنے لگا، قائد اعظم کی طرح خاص بنا دیں گی؟ میں نے کہا، ہاں، قائد اعظم کی طرح سے، علامہ اقبال کی طرح سے، سید احمد خان کی طرح سے۔ بڑا والا بچہ کہنے لگا، مجھے تو قائد اعظم کی طرح وکیل بننے کا شوق ہے، میں بھی بیرسٹر بنوں گا۔ میں نے کہا، کیسے بنو گے؟ تمہیں تو کتابوں سے چڑ ہے، نہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو قائد اعظم جیسے ایسے ہی تھوڑی بن جاتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنی محنت کر سکتے ہو، تم تو بس فٹ بال ہی کھیل سکتے ہو۔ میں نے یہ کہا تو اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ کہنے لگا، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے کہا، دیکھو نا، تم لوگوں نے میری شکل دیکھ کر سمجھا کہ میں کوئی سخت گیر قسم کی ٹیچر ہوں جو تمہیں پڑھاؤں گی اور تم لوگ اتنا تنگ آ جاؤ گے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ میں تم لوگوں کو ایسے پڑھاؤں گی کہ تم لوگوں کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ بڑے بیٹے کا نام ارم تھا، چھوٹے بیٹے کا نام فائز۔ کہنے لگا، مجھے تو بہت شوق ہے پڑھنے کا، یہ جو ارم ہے نا، یہی نخرے دکھاتے ہیں۔ ارم کہنے لگا، بچوں، اس بار میرا رزلٹ تمہارے رزلٹ سے اچھا آیا تھا، پڑھنے کا شوق ہے۔ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے اپنے بھائی کی نقل اتارنے لگا۔ میں نے کہا، اگر تم لوگ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک ایک چیپٹر کا ٹیسٹ دو گے اور اس میں تم لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں گے تو تمہیں شام کو مزیدار قسم کا کھانا بنا کر کھلاؤں گی۔ وہ کہنے لگی، کون سا کھانا؟ میں نے کہا، جو تم لوگ کھانا چاہو گے۔ کہنے لگے، اسپائسی قسم کی بریانی۔ میں نے کہا، ڈن۔ ان لوگوں نے کھیل کھیل میں پڑھائی بھی کر لی تھی، ایک دوسرے سے اچھا پڑھنے کے چکر میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دیے تھے۔
2 घंटे के अंदर अंदर मैं उनको होम वर्क भी कंप्लीट करवा चुकी थी। फिर मैं किचन में चली गई। उनसे कहा कि अब आप लोग थोड़ी देर कार्टून देख लें, तब तक मैं बिरयानी बनाती हूँ। मैंने काफ़ी मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनाई, लेकिन जैसे ही वो लोग बिरयानी खाने लगे, मैडम आ चुकी थी और उनका हस्बैंड भी। वो नौजवान उसका शौहर था। ये बात मुझे मुलाजमा से पता चली थी। जैसे ही बच्चों को बिरयानी खाते देखा तो मैडम चिल्लाने लगी, कहने लगी, ये क्या खा रहे हो तुम लोग? कितनी बार तुम लोगों को मना किया है, ये सब नहीं खाना है। ये सुनकर मैं बुरी तरह से घबराई। वो दोनों बच्चे जिद करने लगे, कहने लगे, मॉम हम यही खाएंगे। आप गंदी हैं, हमारी फ्रेंड अच्छी है, उसने हमारे लिए बहुत मज़े की बिरयानी बनाई है, हम बिरयानी खाएंगे। ये सुनना था कि उसने प्लेटें उठाई और मुलाजमा पे चिल्लाने लगी, कहने लगी, तुम्हें पता है ना, ये इनके लिए जहर है, इन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकती है, लेकर जाओ ये बिरयानी। फिर मुझे गुस्से से देखने लगी, फिर कहने लगी, तुम्हें मैंने लिस्ट दी थी ना, तुमने पढ़ी नहीं मैंने अभी तक? वाकई वो लिस्ट नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा, सॉरी मैम, मैं बच्चों में लग गई थी। वो कहने लगी, ऐसे कैसे लग गई थी, तुम्हें मैंने किस लिए रखा है? मेरे बच्चे तेज स्पाइसेस नहीं खा सकते, इन्हें उल्टी होने लगती है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तुम्हें ज़रा भी एहसास है इस बात का? अगर वो बिरयानी खा लेते तो उनका क्या हाल होता? मैं किसी मुजरिम की तरह खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अगर मेरे पास नौकरियों की कमी नहीं होती तो यकीनन मैं ये काम छोड़ के जा चुकी होती। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मुझे बहुत जलील किया। शायद मेरी गलती भी थी, पर मैं बहुत डर रही थी कि कहीं बच्चे ये ना बता दें कि सुबह मैंने उन्हें हलवा पूरी खिलाई है। वो बच्चे रो रहे थे, बिरयानी खाने की जिद कर रहे थे, और वो नौजवान ऐसे था जैसे उसका इन बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं। हालांकि औलाद तो उसकी भी थी, लेकिन वो कंधे उचकाता हुआ ऊपर चला गया। कुछ देर बाद नीचे आया तो आरामदेह लिबास में था। टेबल पर बैठकर कहने लगा, कमाल है यार, कब तक बच्चों का सोच सोच कर जी जलाती रहोगी? इधर आओ, खाना खाओ। औरत जैसे उस नौजवान के कहने पर सब कुछ भूल भाल गई, मुस्कुराते हुए उसके बराबर में बैठ गई। फिर वो बिरयानी खाने लगा, कहने लगा, नो डाउट बिरयानी है बहुत मज़े की, जैसी मैं खाता हूँ, फुल ऑफ स्पाइस। मैं अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ कर रही थी। फिर मैं बच्चों के कमरे में चली गई। कुछ देर में मुलाजमा उनके लिए फीका सा खाना रख के चली गई। दोनों रो रहे थे, कह रहे थे, हमारी मम्मा अच्छी नहीं है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को स्पाइसेस नहीं देनी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को बिरयानी बना कर ना देती। वो कहने लगे, वो नहीं खाने देंगी हमें, जानते हैं उन्हें लगता है कि हम बीमार हैं और कुछ भी अच्छा खाएंगे तो हम और बीमार हो जाएंगे। मैंने कहा, चलो, तुम लोग दिल में बुरा नहीं कहो अपनी मम्मा को, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि तुम लोग बीमार हो। आज मैं भी तुम लोगों के साथ ये फीका खाना खाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें बहला फुसलाकर अपने हाथों से वो चावल खिलाए, जिसमें नमक और काली मिर्च के अलावा और कुछ भी नहीं था। चिकन था, लेकिन वो भी फीका सा। सच पूछें तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो हलक से नीचे उतारा था। वो तो फिर बच्चे थे, बच्चे तो चटपटी चीज़ें शौक से खाते हैं। पता नहीं दोनों के साथ ऐसा क्या मसला था कि वो स्पाइस नहीं खा सकते थे। उन्हें खाना खिलाने के बाद जब मैं बाहर आई तो वो दोनों मियाँ बीवी ऊपर जा चुके थे। मैंने कहा, शाम हो रही है, मैडम से कहो कि मैं घर जा रही हूँ। वो कहने लगी, ठीक है, कह दूंगी। फिर कहने लगी, ये बिरयानी साथ ले जाओ, क्योंकि मैडम तो एक ही बार खाना खाती हैं, दोबारा वो चीज़ पसंद नहीं करती, और बच्चे तो ये चीज़ खा भी नहीं सकते। फिर मुझसे कहने लगी, मुझसे पूछ लेती तुम, और वो तुम पेपर लाजमी पढ़ लेना, इसके खिलाफ कुछ भी मत करना, क्योंकि उनके बच्चे मिर्चें नहीं खा सकते। मैंने कहा, बस गलती हो गई ना। मैं वो पेपर अपने साथ घर लेके आ गई। वो सारा पेपर मैंने पढ़ लिया कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं है, उन्हें क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे रखना है, सब कुछ लिखा हुआ था। फिर मैं हर चीज़ का बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन बच्चे बार बार मुझसे ज़िद करते थे कि मैं उन्हें स्पाइसी चीज़ें खिलाऊं। फिर मैंने स्पाइसी किस्म के नूडल्स बनाए और उनकी वालदा के आने से पहले पहले उन्हें खिला दिया, और उनसे कहा कि अपनी अम्मी को नहीं बताना। वो दोनों बहुत खुश थे, मुझसे काफ़ी हद तक मायूस हो गए थे। मैंने नोट किया कि उन्हें स्पाइस खाने से कुछ भी नहीं हुआ था। अब पता नहीं वो उन्हें क्यों नहीं खाने देती थी। गोश्त नहीं खिलाती थी, चिकन बहुत थोड़ा सा खिलाती थी, ज़्यादातर दूध पिलाती थी, लेकिन उसके बरअक्स अपने लिए रोज़ गोश्त बनवाती थी।
एक दिन मैं किचन में बच्चों के लिए दूध का शेक बनाने के लिए गई तो मैंने देखा कि बावर्चन चूल्हे पर दूध में छुआरे डाल रही है और ना जाने क्या क्या। कहने लगी, मैडम रात को ये खाने के बाद पीती हैं। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन क्यों? वो फिर कहने लगी, ज़ाहिरी सी बात है, उनकी उम्र जो बढ़ रही है, लेकिन जवानी है कि चैन नहीं लेने देती। बड़ी मायने खेज अंदाज में उसने ये बात कही। मैंने कहा, क्या मतलब? फिर वो अजीब तरह से हंसने लगी। कहती है, ज़ाहिर है एक जवान मर्द को पूरा करना है तो इन सब की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें नहीं पता, बेचारे के पिछले 5 साल से शामत आई हुई है। पहले अच्छी सेहत का मालिक था, लेकिन अब। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। कहने लगी, छोड़ो छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगी। मुझे वाकई में उसकी बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन उस दिन मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब मैं घर गई तो मेरी वालदा आंखें खोले लेटी हुई थी। मैंने हिलाया जुलाया, मम्मा आपको क्या हुआ है, क्यों बैठी हुई हैं, खाना खाया आपने? लेकिन अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना वो हिलजुल रही थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई। मैं फटाफट से पड़ोस से औरत को बुला कर लेके आई। जब उसने मेरी वालदा की हालत देखी तो कहने लगी कि बेटा सब्र करो, तुम्हारी वालदा इंतकाल कर चुकी हैं। 2 दिन मुझे होश ही नहीं था क्योंकि मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। 2 दिन के बाद जब मैं ड्यूटी पर गई तो मैडम अफसोस करने लगी। ये कहने लगी, ऐसा करो तुम मेरे ही घर में रह लिया करो, वैसे भी बच्चे तुमसे बहुत मानूस हो गए हैं। 2 दिन तुम नहीं आई थी तो बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें सुमन आपी के पास जाना है। मैं चंद दिन तो उसी घर में रही क्योंकि मोहल्ले वाले आसपास के लोग सभी अफसोस करने आ रहे थे। फिर मैंने अपना ज़रूरी सामान लिया और मैं मैडम के घर में शिफ्ट हो गई। मैं बच्चों के साथ रहने लगी। बच्चों की तो जैसे ईद हो गई। रात का खाना भी मुझसे ही खाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी माँ कौन है और कौन नहीं। लेकिन एक बार जब मैडम घर पर आई तो रो रही थी। वो नौजवान उसे तसल्लियाँ दे रहा था कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो कहने लगी, कैसे ठीक हो जाऊंगी, तुमने सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रहा था, आखिरी स्टेज है। ये कहकर वो फिर रोने लगी। वो नौजवान उसे अपने साथ लगाकर उसकी कमर सहलाने लगा। मैं कुछ परेशान सी हो गई, आखिर उस औरत को हुआ क्या। बहरहाल उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। इसी नौजवान के साथ ऊपर चली गई। मुलाजमा ने खाना भी कमरे में दिया था। फिर मुझसे कहने लगी, पता नहीं इस मैडम को क्या हुआ है, रोए जा रही है। मैंने कहा, हाँ, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर होने लगी। अब वो ऑफिस भी नहीं जाती थी, सिर्फ वही नौजवान जाता था। 6 हफ्ते बाद मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, तब भी वो रो रही थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, आप ऑफिस भी नहीं जाती? वो कहने लगी, सुमन यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, जी क्या कहना है? उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर से शादी कर लो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, क्या? क्या मतलब है आपका? मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो रोते हुए कहने लगी, मुझे कैंसर हो चुका है और मैं कैंसर की आखिरी स्टेज पर हूँ और मेरे बच्चे तुमसे बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी घर में रहो, मेरे मरने के बाद हो सकता है मेरा शौहर तुम्हें निकाल दे, किसी और से शादी कर ले, और मैं ये नहीं चाहती। मैंने कहा, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कहने लगी, देखो तुम्हारा भी कोई सहारा नहीं है, तुम्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है। मैंने कहा, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। वो कहने लगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम ऐसे ही रहो, इन बच्चों का ख्याल रखो। मैं तुम्हें अपने शौहर के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं ज़्यादा दिन बच भी नहीं पाऊँगी। मर्ज़ ही कुछ ऐसा लग गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर से शादी करो ताकि मेरे बच्चों पर कोई सौतेली माँ ना आ जाए। मैं कमरे से बाहर निकलकर बच्चों के कमरे में आकर बैठ गई। मुझसे कहने लगी, हमें आपके साथ फुटबॉल खेलनी है। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा तो दिमाग घूम के रह गया था। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन ये भी सच था कि अगर वो मर जाती तो मैं भी बेसहारा हो जाती, उसके बच्चों की तरह। वो शख्स जवान जहान था, वो भी शादी कर लेता। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने हामी भर ली। मेरी बड़ी सादगी से मेरा निकाह शावेज से हो चुका था, जो उस औरत ने खुद करवाया था। लेकिन फिर भी मैं बच्चों के साथ ही रहती थी। आज तक मैंने उस नौजवान को कभी आंख भर कर भी नहीं देखा था। लेकिन अब उस घर में रहते हुए बड़ी मुश्किल में आ चुकी थी मैं, क्योंकि आमना सामना होता रहता था और वो मुझे देखने लगा था। मैं कुछ घबराने लगी थी।
एक बार रात को फ़ाइज़ ने मुझे आराम से जगा दिया। कहने लगा, "आप भी प्यास लगी है, पानी ला दें?" मैंने कहा, "अच्छा ठीक है।" वो दोनों बच्चे बेड पर सोते थे, मैं सोफ़े पर। आँख मसलते हुए कमरे से बाहर आई, लेकिन जैसे ही किचन में गई तो वो पहले से किचन में मौजूद था। वो फ्रिज खोले उसमें से दूध निकाल कर गिलास में डाल रहा था। मुझे देखकर उसने दूध का गिलास भरा, डब्बे को बंद करके वापस फ्रिज में रख दिया। मैं समझी वो गिलास लेकर बाहर चला जाएगा, लेकिन वो तो वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गया और पीने लगा। मैंने फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली, गिलास में पानी डाला और जाने लगी तो वो कहने लगा, "बात सुनो सुमन।" उसके बुलाने पर मेरा दिल धक से धड़का। मैंने कहा, "जी।" कहने लगा, "पानी किसके लिए लेके जा रही हो?" मैंने कहा, "अरम के लिए।" कहने लगा, "ठीक है, पानी देकर वापस आओ।" मैंने कहा, "वो क्यों?" मेरी बात सुनकर वो ज़रा सा मुस्कुराकर खड़ा हो गया, मेरे पास आ गया, फिर कहने लगा, "मैं कौन हूँ तुम्हारा?" उसकी बात ने मेरे दिल को एक नई परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर पलट गई। इससे पहले कि मैं किचन से बाहर जाती, वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरे बिल्कुल करीब। कहने लगा, "बताया नहीं तुमने मैं कौन हूँ तुम्हारा?" मैंने कहा, "देखिए, मैंने मैडम के कहने पे ये सब किया था ताकि उनके बच्चे।" मैं ये कह रही थी कि उसने गिलास पकड़ के टेबल पर रख दिया। कहने लगा, "मैंने वजह नहीं पूछी, मुझे इस वजह से कोई मतलब नहीं है।" मुझे वो बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी बातों ने पल भर में मुझे पसीने से शराबूर कर दिया था। मैं घबरा गई। उसी वक्त किचन में आराम आ गया। कहने लगा, "आप ही आपसे पानी लाने को कहा था, आप यहाँ पर इनसे बातें करने लग गई।" मैंने जल्दी से टेबल से पानी का गिलास पकड़ा और उसको पकड़ा दिया। वो पानी का गिलास लेकर बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे जाने लगी जब शावेज ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपनी जानिब खींचा। कहने लगा, "तुम कहाँ जा रही हो?" मैंने कहा, "प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें।" वो मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। "तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से निकाह हुआ है तो नींद नहीं आ रही। जब आंखें बंद करता हूँ तुम्हारा चेहरा सामने आता है। वो बूढ़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दिल तो चाहता है उसे पीछे से धक्का दे दूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शावेज अपनी बीवी के बारे में ऐसा भी कह सकता है। पहले तो बड़ी मोहब्बत जताता था और सबके सामने उसके आगे पीछे घूमता था। ये मर्द ज़ात शायद होती ही ऐसी है। एक खूबसूरत जवान लड़की को देखकर उसका दिल ललचा रहा था। मैंने कहा, "मेरा हाथ छोड़ें। मुझे मैडम ने सिर्फ निकाह का कहा था ताकि आपके बच्चों को कोई सुतीली माँ तंग ना करे।" वो कहने लगा, "कौन से बच्चे? कौन सी सुतीली माँ?" मैंने कहा, "आपके बच्चे।" वो हंसने लगा, मुझे अपने बेहद करीब कर लिया। कहने लगा, "तुम्हें लगता है कि इतने बड़े बड़े बच्चे मेरे हो सकते हैं? तुम जानती हो मेरी उम्र क्या है? मैं सिर्फ 25 साल का हूँ।" ये सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। देखने में तो वो 30 का लगता था। कहने लगा, "ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ?" मैंने कहा, "मेरा हाथ छोड़ें, मुझे कुछ भी नहीं पता।" फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं जल्दी से बच्चों के कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर मैं लंबे लंबे सांस लेने लगी। चंद मिनट की रफ़ाकत ने मेरे अंदर तलातुम मचा दिया था। मेरे हाथ कँपकँपा रहे थे, धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी। एक सनसनी सी मेरी रीढ़ की हड्डी में से गुजर रही थी। मैं झुरझुरी लेती वापस सोफे पर आकर लेट गई। दोनों बच्चे सो रहे थे। सुबह जब मैंने नाश्ता बना के रखा तो वो बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार थे। मैडम की आंखें सूजी हुई थी, तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। शावेज उन्हें कुर्सी पर बिठा रहा था और साथ वाली कुर्सी पर खुद बैठ गया। जैसे ही बच्चे नाश्ता करके स्कूल गए, मैं किचन में जाके नाश्ता करने लगी तो मैडम ने कहा, "सुमन इधर आओ, यहाँ बैठ के नाश्ता कर लो।" उसने अपनी सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये शावेज की बाएं जानिब रखी हुई थी। मैं घबराते हुए वहां बैठ गई। शावेज ने चाय एक कप में डाली और चाय का कप मैडम की तरफ रख दिया। कहने लगा, "तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मायूस होना कुफर है। तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। खाना पीना क्यों छोड़ रखा है तुमने? देखो तुम कुछ नहीं खाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी भूख नहीं लगती। मेरी खातिर एक कप चाय पी लो।" वो ऐसे मोहब्बत जता रहा था जैसे उसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं। कैसा अजीब शख्स है। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। मैडम कहने लगी कि तुम्हारी मोहब्बत ही तो है कि तुम लोगों को छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता।
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شاہویز نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگا ناشتہ کرو۔ پھر مجھے کہنے لگا اسے سلائس پر مکھن لگا کے دو نا، تمہیں نظر نہیں آتا کتنی کمزور ہو گئی ہے؟ میں نے جلدی سے بریڈ کا سلائس پکڑا اور مکھن لگانے لگی۔ اچانک کسی کے پیر کا انگوٹھا میرے پیر سے ہوتے ہوئے اوپر کی جانب موو کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ برجستہ میری نظر شاویز پر پڑی، جو بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، اور اپنے پیر کی انگلیاں میرے پیر پر اور پیر سے کچھ اوپری حصے پر پھیر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے ہونٹوں کو کاٹنے لگا۔ نظروں میں کتنی تیزی تھی کہ اس کی نظریں مجھے بری طرح سے چبھ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا پورے بدن میں چونٹیاں چل رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے سلائس پر مکھن لگایا اور میڈم کے سامنے رکھ دیا، اور میں ٹیبل سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میڈم کہنے لگی تم کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ کرو، بیٹھو یہاں پہ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا چھوڑو اسے، تم اپنی فکر کیا کرو۔ تم نے تو مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، ورنہ میں تمہاری محبت میں ساری زندگی گزار سکتا تھا۔ خواہ مخواہ تم نے مجھے بھی جھمیلے میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی میرے بچوں کا سوال ہے، یہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھے گی۔ میں کچن میں آ گئی، باورچن کھانا بنا رہی تھی، کہنے لگی ناشتہ کر لیا تم نے؟ یہ ذرا دیکھ لو میں بھی ناشتہ کر لوں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس شخص کی حرکت نے تو جیسے میری بھوک ہی مٹا دی تھی۔ میں کھانا بنانے لگی۔ ایک رات کو میں بچوں کے کمرے میں صوفے پر سو رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ گئی۔ ویسے ہی آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں ایک کالا سایہ مجھے اپنے بہت قریب نظر آیا۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا تو وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ کھڑی ہو جاؤ، شور کیا تو یاد رکھنا یہیں پہ شروع ہو جاؤں گا۔ اس نے میرے منہ پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا، میرا بازو پکڑ کے مجھے کھڑا کیا، مجھے اپنے حصار میں جکڑ کے کمرے سے باہر لے گیا۔ بچوں کے کمرے کے برابر میں ہی ایک اور کمرہ تھا، وہ شاید گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ورنہ میڈم اور شاویز کا کمرہ اوپر تھا، اور اوپر کے پورشن میں نہیں جاتی تھی۔ اس گیسٹ روم میں لا کر اس نے میرے منہ سے ہاتھ اٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا بیوی سے کیسی شرم؟ میں حیرانی سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز جانے دو مجھے، اگر میڈم کو پتہ چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ وہ کہنے لگا کافی دنوں سے میں سویا ہی نہیں ہوں، آج تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مرد ہوتا ہی بے وفا ہے، میڈم آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے کب اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ میں نے کہا وہ آپ پر اعتبار بھی کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگا نکاح اسی نے کروایا ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن شرطیں بھی رکھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں نے تو نکاح کیا ہے، شرطیں تم نے مانی ہوں گی، میں پابند نہیں ہوں۔ یہ کہتے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کی۔ میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ زبردستی مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگا کروں گا، کیا کر لو گی؟ میری بیوی ہو اور بیوی سے زور زبردستی جائز ہے۔ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، لیکن میڈم نے کہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا نیند کی گولی دے کر آیا ہوں اسے، وہ سو رہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میں اس وقت ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہنے لگا لیکن میں تو تیار ہوں، تمہیں بھی تیار کر دوں گا۔ مجھے روکنا مت کیونکہ میں رکوں گا نہیں۔ وہ خواہ مخواہ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں نے بھی کچھ احتجاج کے بعد اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ اس سے رشتہ قائم کرنے کے بعد تو مجھے وہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے سونے کی ایک انگوٹھی بھی مجھے پہنائی، منہ دکھائی کے طور پہ، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ مجھ پر اتنی محبت نچھاور کرتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے تو میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ پھر میرا دل یہ چاہنے لگا کہ جلد از جلد یہ چوری چوری کا کھیل ختم ہو جائے۔ بچے میرے ہاتھ میں تھے، شاویز میرا دیوانہ ہونے لگا تھا، بلکہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ بس اب میڈم نام کا کانٹا میری زندگی سے نکل جائے۔ لیکن 2 مہینے بعد میڈم جب چیک اپ کروا کے آئی تو حیرت سے کبھی مجھے دیکھ رہی تھی کبھی شاویز کو۔ اس بار شاویز ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا، وہ گھر پر ہی تھا۔
मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, बच्चों को खाना खिला रही थी। शावेज भी टेबल पर ही था, मुझसे छेड़छाड़ भी कर रहा था, लेकिन बच्चों की नज़रों से छुपकर। मैडम कहने लगी, शावेज तुम्हें पता है अनहोनी हो गई है। कहने लगा, क्या हुआ? वो कहने लगी, तुम्हारी मोहब्बत ने ये रिपोर्ट्स बदल कर रख दी। मेरे अंदर कैंसर के जरासीम ख़त्म हो गए। ये सुनकर मेरे हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा और शावेज भी शायद ऐसी ही किसी कैफियत में था। वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर भी हैरान थी कि मुझे मेडिसिन से फ़र्क पड़ गया। दोबारा उसने मेरी रिपोर्ट्स करवाई हैं, दोनों बार क्लियर आई हैं। वो बेहद खुश थी और मेरा दिल जैसे छन से टूटा था। ज़ाहिर सी बात है, अब वो मुझे तो बर्दाश्त नहीं करेंगी, तलाक दिलवा देगी। और वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन बाद ही वो शावेज से कहने लगी कि अब तुम इस लड़की को तलाक दे दो, मैं इसकी शादी ड्राइवर से करवा दूंगी। ये सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा। कुछ देर बाद कहने लगा, नहीं, मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। वो कहने लगी, क्यों नहीं दे सकते? मैंने मजबूरी में तुम्हारा निकाह करवाया था। देखो, तुम मेरे खिलाफ नहीं चल सकते। वो कहने लगा, अब चल सकता हूँ, क्योंकि अपना सब कुछ तुम पहले ही मेरे नाम कर चुकी हो, इसलिए मेरा जो जी चाहेगा मैं करूँगा। और वो कहने लगा और वो कहने लगी, ऐसे कैसे कर लोगे तुम उसे तलाक भी दोगे और मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम भी वापस करोगे? ये सुनकर मैं हैरान थी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो कहने लगा, मैंने भी कुर्बानी दी है और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। 14 साल की उम्र में तुम्हारे घर मुलाजमत करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें तो अपने शौहर का भी ख्याल नहीं था। उससे चोरी छुपे तुम मेरे साथ गुनाह करती थी और उसके मरने के बाद तुमने निकाह कर लिया, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और तुमने ये शर्त रखी थी। तब से अब तक तुम अपनी मनमानी मेरे साथ करती आई हो। ज़रा सी बीमारी की खबर क्या मिली, तुम्हें मौत का खौफ आ गया। तुम धोने लग गई, मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी और अब तुम चाहती हो कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ वही कैदियों वाली ज़िंदगी गुजारूं। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की थी, सिर्फ दिखाई थी, क्योंकि तुम चाहती थी। देखो, मैं सुमन को कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरी कागजी बीवी नहीं है और ना मैंने कोई शर्त से उससे शादी की थी। वो मेरी बीवी है और वैसी ही है जैसी बीवी होती है। ये सुनकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। वो कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम्हें बेआसरा भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है। बहुत अरसा पहले भी मैंने ही संभाला है, तुम्हारे ऑफिस को भी, तुम्हारे जज्बात को भी, और तुम्हारे मुताबिक तुम्हें तस्कीन दी है। लेकिन मैं भी जीना चाहता हूँ, मेरी अपनी भी कोई ख्वाहिशात हैं। डर के मारे ही सही, पर तुमने खुद अपनी रजामंदी से मेरा निकाह किया था, जिसे मैंने और सुमन ने कबूल किया था। बल्कि हम इस रिश्ते को निभा भी चुके हैं। ये सुनना था कि उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगी। वो कहने लगी, मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहने लगा, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। बाहर का दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। तुम्हारे बच्चे वैसे भी सुमन के हाथ में हैं, क्योंकि तुमने उनके साथ भी ऐसे ही किया था। तुम हर इंसान को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाती रही। 1-2 बार वो बच्चे मिर्चें खाने से बीमार क्या हो गए, तुमने उनकी मिर्चें बंद कर दी। तुम चाहती थी कि वो भी कठपुतली की तरह वैसे जिएं जैसे तुम चाहती हो, और मैं भी। और हमने एक अरसा अजीब ज़िंदगी गुजारी है। वो मेरी औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पाल लूँगा। तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें सुमन को कबूल करना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। ये कहकर शावेज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। बाहर वो रो रही थी, वह वेला मचा रही थी, लेकिन शावेज ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। वो कहने लगा, तुम नहीं जानती ये कैसी औरत है। ये शौहर के साथ कभी भी बावफा नहीं रही। मैं 14 साल का था जब उसके घर मुलाजमत करने आया था, लेकिन ये मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करती थी। मैं घबरा जाता था। पहली बार मेरे बाप के इंतकाल पर जब इसे ये पता चला कि घर की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी है, उसने पैसों का लालच देना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने गुनाह से इनकार कर दिया तो इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। फिर मेरे घर वालों को पैसे दिए और अभी तक देती आ रही है। मुझसे कहती थी कि मैं इसकी ख्वाहिशात पूरी करता रहूं। जब तक उसका शौहर जिंदा था, ये छुप छुपा के करती रही। जैसे ही मैं मुंह खोलने की कोशिश करता, ये मेरी मजबूरियां मेरे सामने ला के खड़ी कर देती थी।
अपनी रोती माँ को और अपनी जवान बहनों को देखकर मैं चुप हो जाता था कि कहीं इनकी इज्जत को पामाल न कर दे। कौन कहता है कि मर्द मजबूर नहीं होता? और मैं छोटा था, लेकिन इस औरत ने वक्त से पहले मुझे बड़ा कर दिया। लेकिन अब उसकी एक गलत रिपोर्ट ने उसे अल्लाह याद करवा दिया। मेरी किस्मत में अगर तुम लिखी जा चुकी हो, तो फिर मैं रब का शुक्र अदा क्यों ना करूं? इस औरत के साथ क्यों ज़िंदगी गुजारूं जिससे मुझे कोई लगाव ही नहीं है। तुम जानती हो, मर्द की हवस से ज़्यादा खतरनाक औरत की हवस होती है, और मैंने झेली है। लेकिन तुम्हारे साथ मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ सुमन, मेरा साथ दोगी ना? बड़ी मोहब्बत से उसने अपना हाथ मेरी जाने बढ़ाया था। मैं क्यों इनकार करती? मेरा भी तो अब इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं था। अगर मैं इनकार कर देती तो मुझसे बड़ी बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं थी, जो अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोंट देती। मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं आपका साथ हमेशा दूंगी और मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे इस जवाब पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि जो कुछ उस औरत ने शावेज के साथ किया था वो भी गलत था। अब शावेज को भी सुकून मिलना चाहिए था, और उसकी ज़िंदगी में अब वो सुकून मैं थी।